नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी हिंदी का जो लेखन विभाग है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पत्र लेखन है, वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन है, निबंध लेखन है। इस इन सारे चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ ये जो नोट्स मैंने बनाई है ये नोट्स भी आपको आखिर में शेयर करूंगा मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का। चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखो, सबसे पहले पत्र लेखन आता है। आपको पता है पत्र लेखन जो 5 अंक को रहता है, प्रश्न क्रमांक 5 जो है जिसमें पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन देखिए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों पत्र के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, औपचारिक पत्र लिखने का ज़्यादा प्रयास कीजिए, बिकॉज आने वाले समय में आप जब कहीं ऑफिसेस में जाते हो तो बहुत सारी तौर पर आपको ये औपचारिक पत्र का उपयोग ज़्यादा होता है हमारी रियल लाइफ में। तो देखो, यहाँ क्या करना है, सबसे पहली 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले प्रति या फिर सेवा में लिखना है, और वह लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद, जिसको पत्र हम भेजने वाले हैं उसका पद लिखना है और उसका पता लिखना चाहिए। फिर उसके बाद विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति प्रेम आदर प्रकट के सॉरी उसके प्रति आदर प्रकट करने के लिए महोदय या फिर महोदया हमें लिखना है। और फिर उसके बाद में विषय के अनुसार 2 परिच्छेदों में या फिर 2 या 3 परिच्छेदों में आपको आशय प्रकट करना है। और फिर समाप्ति में आपको क्या करना है, पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाई ओर पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पता, ईमेल आईडी सब लिखना है। ठीक है, तो अभी एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर, ये जो हमारे पास कुछ जानकारी है तो ये जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। क्या है बाबा, 117 रामनिवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से संजय माने पेड़ पौधों की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे, इनको पत्र लिखता है। तो अभी पत्र लिखने वाले का नाम भी आपको पता है और उसका पता भी आपको दिया है। मतलब आप नहीं हो तो आप अभी संजय माने हो और आप पत्र लिख रहे हो। कहाँ से लिख रहे हो, 117 रामनिवास, शांति चौक, रोहन नगर, मुंबई से। और यहाँ एक्चुअली यहाँ मुंबई नहीं चाहिए, तो यहाँ पुणे चाहिए। एक्चुअली ये पुणे हम लिखेंगे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा पुणे करेंगे। और अनियंत्रित रूप से जो कटाई हो रही है पेड़ पौधों की, तो उसके लिए हमें जिलाधीश को पत्र लिखना है। तो किसको लिखना है, जिलाधीश महोदय, इनको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या करना है, सबसे पहले ऊपर आपको दिनांक रखना है, तारीख जो है वो लिखनी है। फिर उसके बाद बाबा यहाँ हमको सेवा में या फिर प्रति सेवा में हम लिख सकते हैं। किसको पत्र लिखना है बाबा, जिलाधीश महोदय पुणे, तो यहाँ जिलाधीश महोदय पुणे लिख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ डेट लिखना है, फिर सेवा में, फिर जिलाधीश महोदय पुणे, फिर यहाँ लिखेंगे हम विषय, फिर लिखेंगे बाबा महोदया या फिर श्रीमान जी, और उसके बाद लिखने को शुरू करेंगे। तो देखो, ये एक पत्र मैंने बनाया है कि देखो, सबसे पहले डेट लिखेंगे 8 जुलाई 2020, ओके। उसके बाद सेवा में लिखा, फिर जिलाधीश महोदय को पत्र लिखना है तो उनका नाम लिखा, जिलाधीश महोदय पुणे 411003, और महाराष्ट्र लिखा। फिर उसके बाद विषय लिखा, पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई, और फिर श्रीमान जी लिखकर आपको नीचे की लाइन से शुरू करना है आपका परिच्छेद। तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि श्रीमान जी, कुछ दिनों से हमारे विभाग में अनियंत्रित रूप से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। विकास के नाम पर यहाँ बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ सालों पहले सरकार के द्वारा जो पेड़ रास्ते के दोनों तरफ लगाए हुए थे, तो उन पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से काट दिया जा रहा है। तो इस वजह से हमारा जो कुछ परिसर है वहाँ का माहौल थोड़ा सा खराब होते जा रहा है। कुछ लोगों ने इन लोगों को विरोध भी किया, लेकिन विरोध करने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की गई। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि कृपया कर आप इस सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने भाषा में पत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिखना है। और ये सब पत्र लिखने के बाद ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो कि, या फिर मैं इसके नोट्स आपको लास्ट में देने वाला हूँ। ये सब लिखा, पत्र लिखा, तो लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, धन्यवाद सहित प्रार्थी लिखना है। और उसके बाद ये जो पता है ऊपर दिया है, संजय नगर, और उसके बाद संजय नगर, 117 राम निवास, शांति चौक, रोहन नगर, और यहाँ हम लिखेंगे पुणे, ओके, मुंबई के पुणे। और उसके बाद ये जो आपका ईमेल आईडी है उसको आपको लिखना है, और ये पत्र इस तरह से लिखना है। तो इसमें आपको 5 मार्क मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं, 5 मार्क्स, ओके। तो ये पत्र लेखन हुआ।
तो पत्र लेखन आपको इस तरह से करना है। तो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज कि ये जो डेट लेनी है, डेट लाइन, आपको डेट लिखना है, फिर सेवा में लिखना है, फिर ये पता, फिर विषय, फिर श्रीमान जी, और फिर ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब इसी पॉइंट में आने चाहिए, ठीक है। और एक यही साइड के लाइन में आना चाहिए, ऐसा बीच में पता लिखा है या फिर बीच में कुछ डेट लिखी है, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी ये भी यहाँ इसी ओर पे चाहिए, लेफ्ट साइड को, धन्यवाद सहित प्रार्थी या फिर पता, जिसको जिसने पत्र लिखा है उसका पता, नाम वगैरह सब चीज़ें, और ईमेल आईडी आपको लिखना नहीं भूलना है। और अभी आगे देखेंगे एक पत्र लेखन जो है, ये पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र है, अपने दोस्तों को या फिर अपने घर के जो लोग हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। तो यहाँ क्या करना है, तो देखो यहाँ क्या है कि मुंबई का सचिन है या फिर सविता मोरे, हाई स्कूल में परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए अपने मित्र सहेली राजेश रसिका को पत्र लिखता है। तो पत्र कौन लिखता है, सचिन लिखता है या फिर सविता लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं बाबा, मुंबई से लिखते हैं। ये जो मुंबई से पत्र लिखते हैं तो आपका पता जो आएगा तो उसमें मुंबई आना चाहिए। और उसके बाद बधाई देती है, किसको बधाई दे रही है, राजेश को बधाई दे रही है या फिर रसिका को पत्र लिखा जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज ऊपर पता लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हम औपचारिक पत्र में जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता लिखना जरूरी है, वैसे यहाँ पता लिखना जरूरी नहीं है। सबसे पहले डायरेक्टली आप यहाँ तारीख लिख सकते हो और उसके बाद प्रिय राजेश लिखकर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते लिखना है, मतलब डेट लिखनी है, उसके बाद प्रिय राजेश लिखना है, फिर नमस्ते लिखना है, म्हणजे तारीख लिहायची, प्रिय राजेश नमस्कार लिहिलं आणि खालून मग सुरुवात करायची। बाबा नीचे से शुरुआत करने की है कि बाबा उसका क्या हुआ है कि परीक्षा में पहला नंबर आया है, उसका परीक्षा में प्रथम आया है। तो राजेश, सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, तुमने इस साल भी परीक्षा में प्रथम क्रमांक में आकर आपका खुद का और आपके फैमिली का नाम, जो कुटुंब का जो नाम है, तो उसको बड़ा किया है। राजेश, मुझे पता था कि तुम परीक्षा में प्रथम आओगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन मैं देख रहा था, पूरे साल मैंने देखा कि तुमने बहुत सारी पढ़ाई की है, लगन की है, और बाकी सभी चीज़ों से तू दूर रहा। पूरे साल भर तूने मोबाइल का भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, या फिर कभी तू ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकला। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर तूने अपना लक्ष्य केंद्रित किया और आज उसका नतीजा सामने आया है, तू प्रथम आया है। तो मेरी तरफ से फिर से एक बार तुझे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, मेरे घर से, मेरे माता पिता से भी बहुत सारी बधाई। तो अशा प्रकारे ते पत्र लिहायचं आणि मग विषय संपला। मग ते पत्र लिहिल्यानंतर म्हणजे ये पत्र लिखने के बाद आखिर में तुम्हारा अभिन्न मित्र और सचिन मोरे, तुम्हारा नाम लिखना है और यहाँ तुम्हारा पता लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है, और आखिर में ईमेल आईडी। तो इस तरीके से ये पत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो एक वृत्तांत लेखन है। वृत्तांत लेखन म्हणजे बातमी लेखन, म्हणजे तुम्हाला बातमी लिहायची। ओके, तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृति पत्रिका के प्रश्न 5A एक वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। इस कृति में एक विषय तथा स्थान का नाम दिया जाएगा, एक विषय का नाम दिया जाएगा या फिर स्थान का नाम दिया जाएगा, और उस पर 70 से 80 शब्द में आपको वृत्तांत तैयार करना है। तो देखो यहाँ एक चीज ध्यान में रखो कि कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले बात, वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए, उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार आपको वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक चाहिए, समय चाहिए, स्थान चाहिए, व्यक्ति विशेष आदि स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। इन सभी चीजों का निर्देश होना चाहिए, म्हणजे दिवस, दिनांक आलं पाहिजे, वेळ आली पाहिजे, स्थान आलं पाहिजे, ठिकाण आलं पाहिजे, कोणकोणत्या व्यक्ती होत्या, या सगळ्या गोष्टी इथं आल्या पाहिजेत। दूसरी गोष्ट, वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना है आपको, और वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक भी आपको देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो मतलब वृत्तांत म्हणजे बातमी लेखन वगैरे नाही, तर हा वेगळा विषय, हा बातमी लेखनाचे बघा। देखो यहाँ एक वृत्तांत आपको लिखना है। तो यहाँ क्या है कि विवेकानंद विद्यालय सोलापुर में संपन्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का रोचक वृत्तांत 70 से 80 शब्दों में लिखिए। तो देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सफल आयोजन लिखना है। फिर इसके बाद सोलापुर 25 नवंबर 2020 लिखेंगे हम।
और नीचे वृत्तांत लिखने के लिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ क्या है कि बाबा ये जो आयोजन किसका हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका आयोजन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि बाबा यहाँ वृत्तांत लिखते समय बाबा देखो, ये जो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में सबसे पहले चीज ध्यान में रखो कि कार्यक्रम अगर होगा आपके स्कूल में तो ये कार्यक्रम कहाँ था, कब था और यह कार्यक्रम किस प्रकार हुआ। इस अभियान का कार्यक्रम किस प्रकार हुआ कि बाबा कुछ चीफ गेस्ट आए थे क्या, उन्होंने कुछ भाषण किए क्या, या फिर कोई स्पर्धा रखी थी बच्चों के लिए, जैसे निबंध स्पर्धा रहती है, भाषण स्पर्धा रहते, तो इस तरह की प्रतियोगिताएं रखी थी क्या कुछ प्रकार की, म्हणजे काही स्पर्धा वगैरे ठेवल्या होत्या का, आणि त्याचबरोबर इतर काही कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं का, कार्यक्रम कधी होता, कार्यक्रमाला कोण कोण लोक आली होती, या सगळ्या गोष्टी इथं आपल्याला लिहिल्या पाहिजेत। तर त्याप्रमाणे इथं एक वृत्तांत लिहिले बघा। कल स्थानीय विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में सुबह 9 बजे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सफल आयोजन किया गया। आरंभ में विद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्य की प्रमुख अतिथि थी शहर की महापौर सरिताताई गायकवाड़। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति तथा कुछ समाज सेवक उपस्थित थे। तो कौन कौन उपस्थित था ये हमने शुरुआत में लिखा। फिर कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कैसी हुई, तो कार्यक्रम की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा के सक्षम महापौर के हाथों दीप प्रज्वलन से हुई। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक रामभाऊ पाटिल ने माननीय अध्यक्ष महोदया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का परिचय दिया। ओके, ये लिख सकते हैं। प्रमुख अतिथि सरिताताई गायकवाड़ ने कहा कि आज बेटियों को बचाना और उचित शिक्षा देना समाज का कर्तव्य है। एक साक्षर बेटी पूरे परिवार को साक्षर बना देती है। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी बेटियों और उनके शिक्षित करने की बेटियों को और उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकताओं के बारे में बताया। अंत में विद्यालय के उप मुख्याध्यापक सुनील चौहान ने प्रमुख अतिथि उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को तथा समारोह देने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह के पश्चात विद्यार्थियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी भी निकाली। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 12 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आप ये वृत्तांत लिख सकते हो अपनी भाषा में। उसके बाद कहानी लेखन है, कहानी आपको लिखना है। तो ये कहानी लेखन शायद आपको आता होगा। तो इसमें क्या करना है कि कहानी लिखते समय भी बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो वो चीज़ें यहाँ है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए। रूपरेखा का विस्तार, कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार, मतलब क्रम से कहानी लिखनी चाहिए। अन्य महत्व की बातें, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कभी भी कहानी होती है कोई भी, वो भूतकाल में होती है। कुठली गोष्ट जी आहे ती भूतकाळामध्ये असते। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। 3 ते 4 परिच्छेदामध्ये ही कहानी लिहा पॅरेग्राफमध्ये। शीर्षक देणं हे खूप गरजेचं आहे। आणि त्याचबरोबर सीख, सुरुवातीला शीर्षक आणि नंतर सीख द्या। या 2 गोष्टी महत्वाच्या आणि मधल्या टप्प्यामध्ये तुमची गोष्ट लिहा। आता इथं काय दिलंय बाबा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। देखो, एक गांव, पीने के पानी की समस्या, दूर दूर से पानी लाना, सभी लोग परेशान, सभा का आयोजन, मिलकर श्रमदान का निर्णय, दूसरे दिन से केवल एक आदमी, काम से जुटना, धीरे धीरे एक एक का आना, सारा गांव श्रमदान में, गांव के तालाब की सफाई, कीचड़ प्लास्टिक निकालना, बरसात में तालाब का स्वच्छ पानी से भरना। तो देखो क्या क्या लिख सकते हो यहाँ। अभी ये कुछ मुद्दे दिए हैं कि गांव में पानी की समस्या है। तो गांव का नाम बाबा, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जब भी मतलब बारिश के दिन होते थे तो पानी रहता था, लेकिन जब बारिश के दिन खत्म हो जाते थे तो आखिर के 3-4-5 महीने में, मतलब जनवरी से मई महीने तक पानी की बहुत सारी कमी रहती थी। तो पानी के लिए गांव की महिलाओं को बहुत दूर दूर पानी के लिए जाना पड़ता था। तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए गांव में मतलब ये सभी चीज से गांव के बहुत सारे परेशान, देखो उसके बाद क्या था, सभी लोग परेशान थे। तो हम लिख सकते कि तो ये जो पानी की जो समस्या थी, इस समस्या के कारण गांव के बहुत सारे लोग परेशान थे। फिर सभा का आयोजन है। तो फिर एक दिन कुछ गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इस पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया
और उस सभा में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई कि पानी की समस्या से कैसे हम सामना कर सके इस समस्या का। तो उसके बाद एक ऐसा निर्णय हुआ कि सब मिलकर श्रमदान करें। गाँव के बाहर एक तालाब था और वो तालाब जो है उसमें बहुत सारा कीचड़ जमा हुआ था, प्लास्टिक था, कचरा था, तो उसके कारण उस तालाब में ज़्यादा पानी नहीं भर रहा था। तो उस तालाब से अगर हम कचरा बाहर निकालते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, कीचड़ बाहर निकालते हैं, तो उस तालाब में बहुत सारा पानी रह सकता है बारिश के समय में, और वह पानी जो है उसका हम पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह निर्णय हुआ कि सभी लोग श्रमदान कर गाँव में के सभी लोग एकजुट होकर श्रमदान करके उस तालाब को स्वच्छ करते हैं, तो पानी की समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। लेकिन जब बात आती है उस दिन की, जिस दिन श्रमदान करना है, तो उस दिन कोई आता नहीं। खाली रमेश नाम का एक आदमी आता है, एक ही आदमी आता है, केवल एक ही आदमी आता है रमेश नाम का। लेकिन वो एक आदमी आने के बाद वो अपना काम शुरू करता है, वो घर नहीं जाता, वो अपना काम शुरू करता है। तो रमेश ने शुरुआत में कुछ कचरा निकालने का प्रयास किया, फिर रमेश के साथ उसका एक सहयोगी मित्र सुरेश था, उसने देखा कि भाई रमेश अकेला ही काम कर रहा है, तो सुरेश भी उसके साथ जुटा। फिर उनके कुछ 4-5 मित्र थे, वो भी उनके साथ जुटे। तो फिर देखने के बाद धीरे-धीरे करके पूरे गाँव के लोग एक साथ जुट गए और कुछ ही दिनों में, एक ही हफ्ते में वो सभी कचरा, वो सभी कीचड़ उस तालाब से बाहेर निकाला. असे आपण आपल्या शब्दामध्ये या ठिकाणी या सगळ्या गोष्टी लिहू शकतो. और इसके साथ आप शीर्षक दे सकते हो कुछ भी, साथ ही हाथ बढ़ाना ऐसा कुछ शीर्षक है, क्या फिर एकजुट ऐसा भी शीर्षक दे सकते हो. और फिर देखो अपना हाथ जगन्नाथ, ये एक है. और उसके साथ आप आत्मनिर्भरता में ही सुख है, ये सीख हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस कहानी को लिख सकते हो. तो अभी अगला है विज्ञापन लेखन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. देखो विज्ञापन जो है, जानकारी के आधार पर विज्ञापन लिखना है. म्हणजे मराठीत त्याला आपण जाहिरात म्हणतो, इंग्लिशमध्ये ॲडव्हर्टाइज म्हणतो. तर हा जो भाग है, ये जो पार्ट है, ये बहुत ही सिंपल रहता है. देखो क्या है कि कागज की थैलियां, विभिन्न आकार प्रकार, फैशनेबल, व्हाट्सएप पर नमूना, होम डिलीवरी, ये सब शब्द पूरे के पूरे शब्द आने चाहिए. तो सबसे पहले क्या है कि बाबा कागज की थैली या उसका एक दुकान होगा, तो उस दुकान का नाम मुझे लिखना है. ओके, सबसे पहले उस दुकान का नाम लिखना है. तो और उसके साथ देखो मैंने क्या किया है, देखो दुकान का नाम लिखा श्री थैली, ये थैली वाले का दुकान का नाम है श्री थैली, रमेश थैली, ऐसी थैली, वैसी थैली, कैसी थैली, तो थैली का नाम लिखो. उसके बाद एक शीर्षक दिया, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ. ये द्वारा अच्छा शीर्षक दिया है. प्लास्टिक की थैलियां हटाई है, कागज की थैलियां हमने लाई है, तो ये लिखा. ओके, उसके बाद हम हर आकार में और हर रंग में थैलियां उपलब्ध. बस एक फोन कीजिए और थैलियां आपके घर में पहुंच जाएंगी. हमें अपना मोबाइल नंबर भेजे, हम आपको थैली के नमूने भेजेंगे. और संपर्क लिखा, फोन नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, सॉरी संपर्क, फोन और मोबाइल नंबर, उसके साथ ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो. तो ऐसा एक नमूना आपको बनाना है अच्छी तरह से. ओके, ज्यादा थैली के चित्र निकालने की जरूरत नहीं तो कोई कोई कहेगा चलो भाई मैं ऐसा एक थैली का चित्र निकालता हूँ, तो ऐसा थैली का चित्र वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डिजाइन निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं है. ठीक है, उसके बाद निबंध लिखना है. निबंध लिखे आपको वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, कल्पना प्रधान और आत्मकथन पर निबंध आपको आते हैं. तो इस तरह के निबंध आपको आएंगे. तो ये निबंध के कुछ नमूने हैं, मैंने एक नमूना आपको निबंध का लिख कर दिया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए. और ये जो नोट्स है, इट्स नोट्स की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले और एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है. ये पार्ट मतलब क्या, गद्य आकलन का एक पार्ट है. तो ये जो गद्य आकलन का पार्ट है, ये भी बहुत ईजी रहता है. यहाँ आपको 4 में से 4 अंक मिल सकते हैं. ये गद्य आकलन का पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं. यहाँ क्या करना है कि एक आपको ये पूरा गद्य जो है इसको पढ़ना है, ये पैसेज को, और पढ़ने के बाद इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल, क्वेश्चन आपको खुद तैयार करने हैं. कैसे, देखो अभी इसको पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम सवाल बनाते हैं. देखो, वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी देन है. देखो, वाणी ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक बड़ी देन है. वह मनुष्य के चिंतन का फलित है और उसका साधन भी है. चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं. चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं. और दोनों के बगैर मनुष्य नहीं. दोनों के बगैर मनुष्य नहीं. मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है. मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र वाणी पर आधारित है.
दर्शनों का सारा प्रयास विचारों को वाणी में ठीक से पेश करने के लिए रहा है। वाणी विचार का शरीर है, कोई खास विचार किसी खास शब्द में ही समाता है, इसलिए गंभीर चिंतन करने वाले निश्चित वाणी की खोजन करते रहते हैं। पतंजलि के बारे में कहते हैं कि उसने चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र लिखे, शरीर शुद्धि के लिए वैद्यक लिखा और वाक शुद्धि के लिए व्याकरण महाभाष्य लिखा। तो देखो अभी इस पैराग्राफ के ऊपर आपको कुछ सवाल तैयार करने, जैसे कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई बड़ी देन क्या है। देखो इस वाणी जो है, मतलब कुछ सवाल, ईश्वर द्वारा मनुष्य को, देखो यहाँ क्या है कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी देन, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाबा ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई सबसे बड़ी देन क्या है, एक सवाल हो गया। उसके बाद वह मनुष्य को वह मनुष्य के चिंतन का फलित और उसका साधन है। तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य के चिंतन का फलित और उसका साधन क्या है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसा एक सवाल हो सकता है। या फिर मनुष्य के जीवन का समाधान किस प्रकार निर्भर है, ऐसे सवाल कुछ बनते हैं। तो आपको सवाल बनाने हैं। या फिर देखो आगे अगर हमने देखा कि चिंतन के बगैर वाणी नहीं और वाणी के बगैर चिंतन नहीं, चिंतन के बगैर क्या नहीं है, और ऐसा भी एक सवाल हो सकता है। और वाणी के बगैर क्या नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वाणी के बगैर चिंतन नहीं। ओके, या फिर किसके बगैर मनुष्य नहीं है, ऐसा भी सवाल हो सकता है। मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर है। तो मनुष्य के जीवन का समाधान किसके ऊपर निर्भर है, ऐसा सवाल हो सकता है। मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र वाणी पर आधारित है। मनुष्य के सारे चिंतन शास्त्र किसके ऊपर आधारित है। दर्शनों का सारा प्रयास, दर्शनों का क्या प्रयास है, हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके साथ देखो, वाणी विचार का शरीर है, कोई खास विचार किसी खास शब्द में ही समाता है, इसलिए गंभीर चिंतन करने वाले निश्चित वाणी की खोजन करते हैं। निश्चित वाणी की खोजन कौन करते हैं, ऐसा भी सवाल हो सकता है। तो इस तरीके के सवाल आप बना सकते हैं, आपको 4 सवाल बनाने हैं। ओके, तो दोस्तों देखो आज के इस चर्चा में हम यही रुकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा, बिकॉज हिंदी के बाद हमारा मॅथ का पेपर आहे, गणित का पेपर आहे, तर गणिताचा पेपर आहे हिंदीच्या नंतर, आणि गणिताच्या पेपरची तयारी आपल्याला करायची आहे आता, आणि त्या अनुषंगाने पण आपण व्हिडिओ अपलोड करणार आहोत। परंतु या गणिताच्या पुढच्या म्हणजे आपण 3 तारखेला तुमचा हिंदीचा पेपर झाला की मग आपण गणित विषयाचे लेक्चर घेणार आहोत। परंतु त्याच्या अगोदर एक इम्पॉर्टंट गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे, गणितासाठी आपल्याकडे खूप कमी वेळ आहे, म्हणजे एकच दिवस आहे सुट्टी, आणि या कमी दिवसामध्ये जास्तीत जास्त अभ्यास व्हावा यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे, तर आणि काय स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे, त्या अनुषंगाने आपण आपल्या ॲपवर एक कोर्स बनवलाय। कारण काय होतं, युट्यूबवरती सगळ्या प्रकरणांच्या व्हिडिओ शोधायला अवघड जातं, त्यासाठी आपण एक कोर्स बनवलाय। तर हा कोर्स कुठे आहे, हा कोर्स आपल्या क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी या ॲपवर आहे। आपल्या ॲपचं नाव आहे क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी। तर या क्रिएटिव्ह मॅथ मराठी या ॲपवरती आपला कोर्स आहे। तर तुम्ही या ॲपवरती जाऊन हा कोर्स परचेस करू शकता, या आणि त्याची किंमत खूप कमी आहे आणि खूप मोठं डिस्काउंट सुद्धा सध्या आहे। तर ते नेमकं काय आहे सांगतो। तर पहिली गोष्ट, या कोर्समध्ये काय आहे, तर या कोर्समध्ये प्रत्येक प्रकरणावर 3 ते 4 व्हिडिओ आहेत। या व्हिडिओमध्ये काय आहे, आतापर्यंत बोर्डाच्या परीक्षेला आलेल्या सगळ्या प्रश्नांवर आपण चर्चा केलेली आहे आणि काही नोट्स सुद्धा तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, या कोर्सची किंमत तशी 499 आहे, पण पेपर आहे जवळ आलेत, त्यामुळे आपण ती किंमत फक्त 99 रुपये ठेवलेली आहे। त्यामुळे फक्त 99 रुपयामध्ये हा कोर्स तुम्ही परचेस करू शकताय। मोबाईलचा रिचार्ज सुद्धा आता 99 रुपयाला नाहीये, परंतु 99 रुपयामध्ये तुम्हाला शिकता येऊ शकतो। त्यामुळे हा कोर्स आपल्या ॲपवरती जाऊन तुम्ही परचेस करा। आणि दुसरी गोष्ट, यात जर तुम्हाला नोट्स पाहिजे असतील हिंदीच्या या नोट्स, आणि त्याचबरोबर हिंदीच्या इतरही नोट्स, व्याकरणाच्या नोट्स, महत्त्वाच्या प्रश्नपत्रिका हव्या असतील, तर त्या कशा डाउनलोड करायच्या आपल्या वेबसाईटवरून ते मी तुम्हाला सांगतो। तर बघा मित्रांनो, नोट्स, इम्पॉर्टंट नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या, तर या सगळ्या नोट्सच्या PDF तुम्हाला डाउनलोड करता येईल। त्यासाठी गुगलवरती जायचं आहे आणि गुगलवरती जाऊन आपल्याला टाईप करायचं जुन्या प्रश्नपत्रिका। बघा या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल, गुगलवरती जाऊन आपण जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे। जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप करायचं आहे, आणि जुन्या प्रश्नपत्रिका टाईप केल्यानंतर इथं बघा 10वी बोर्ड परीक्षा जुन्या प्रश्नपत्रिका, यावर क्लिक करायचं। क्रिएटिव्ह मॅथ मराठीची आपली वेबसाईट आहे, आणि यावर जर तुम्ही क्लिक केलं, तर यावर क्लिक केल्यानंतर जर आपण खाली आलो,
तर बघा इथं तुम्हाला खाली मराठी, इंग्रजी, हिंदी दिसेल. हिंदीवर क्लिक करायचं आणि हिंदीवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी मिळतील. तुम्ही नोट्सवर क्लिक केलं तर नोट्स मिळेल, क्वेश्चन पेपरवर क्लिक केलं तर क्वेश्चन पेपर मिळेल, त्याच्यानंतर व्हिडिओवर क्लिक केलं तर व्हिडिओ बघायला मिळतील. ठीक आहे. तर मित्रांनो, नक्कीच तुमच्या लक्षात आलं असेल या नोट्स कशा प्रकारे तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि त्यावर क्लिक करून तुम्ही या सगळ्या नोट्स डाउनलोड करू शकता पीडीएफ फाईल. तर आजच्या चर्चेमध्ये इथंच थांबूयात मित्रांनो. नक्कीच चर्चा आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा. नवीन असाल आपल्या YouTube चॅनलवर आणि अजूनपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब नसेल केला तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद मित्रांनो. बाय सर्वांना.